बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ ज़ाहिद इकबाल, आपका फिज़िक्स टीचर। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने से पहले दो डिफाइंस करेंगे। हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है और मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट आर्म क्या होता है। इसके बाद हमने इसी से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो हमारे पास है टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। द डायरेक्शन इन विच, कैसे डिफाइन करते हैं, द डायरेक्शन इन विच, वो डायरेक्शन जिसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। ए फोर्स एक्ट is called line of action of force। कि वो पॉइंट है, वो रीजन है जिसके ऊपर हमारे पास कोई फोर्स एक्ट होती है, वो वाला पॉइंट या लाइन है वो क्या कहलाती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। इसके बाद हमारे पास है मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। कि अगर हमारे पास ये पॉइंट है, इसके ऊपर हमारे पास कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं किसके साथ, आर के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो रीजन बनता है, हमारे पास मूवमेंट आता है, वो क्या कहलाता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of action of force। कि हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। के जिस एक्सिस के अंदर वो रोटेट कर रहा है उसकी डायरेक्शन के क्या है, वो परपेंडिकुलर है डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है, हमारे पास मोमेंट आर्म कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मोमेंट आर्म कहलाता है। ये थी हमारे पास दो डिफाइंस थे, हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है और हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म क्या है। अब हम इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने जा रहे हैं। वो हमारे पास क्या है, टॉर्क कहते हैं या हम इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं या हम इसको क्या टॉर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टॉर्क भी कहते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं इसको, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, on a body about axis of rotation। कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर उसकी जो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट होता है बॉडी का, वो क्या कहलाता है, मोमेंट आर्म कहलाता है या हमारे पास क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन आउट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास होता है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। दूसरी तरीके से भी हम इसको डिफाइन करते हैं, द physical quantity which produce angular acceleration।
इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ और फोर्स कहलाता है। और तीसरा डिफाइन भी है हमारे पास, वो क्या होता है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, द ऑफ पोजीशन वेक्टर R and force, R and force, F is called momentum force or टॉर्क है। कैसे लिखते हैं इसको, डिनोट किया जाता है टाउ के साथ और हम इसको लिखते हैं R क्रॉस F, R क्रॉस F। इसको मैग्नीट्यूडिंग फॉर्म के अंदर लिखें, हमारे पास आता है R F साइन थीटा और साथ में हमारे पास है n यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है, यूनिट डायरेक्शन वेक्टर है कि हमारे पास n जो है वो क्या कहलाता है, उसकी यूनिट डायरेक्शन कहलाता है। अब हमारे पास इसकी डायरेक्शन है, उसको हम n के साथ रिप्रेजेंट करें, किसके साथ रिप्रेजेंट करें, डायरेक्शन n के साथ, और इस डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल के साथ क्या कर रहे होते हैं, फाइंड आउट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास टार्क का जो डिपेंडेंसी है, टार्क की डिपेंडेंस है, डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है, डिपेंड्स ऑफ टार्क, के टार्क की जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, हमें यहीं से पता चलना चाहिए। तो पहला हमारे पास है पोजीशन वेक्टर, आर के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 2 हमारे पास है फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और नंबर 3 हमारे पास है डायरेक्शन के ऊपर, डायरेक्शन बिटवीन आर एंड एफ के अंदर जो हमारे पास डायरेक्शन है उसके ऊपर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट कैसे बनता है, क्या था हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर के लिए हमारे पास यूनिट होता है मीटर, डिस्टेंस है, और एफ के लिए हमारे पास न्यूटन है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास होता है न्यूटन मीटर के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर। अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें, डिमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास टार का डिमेंशन है इज इक्वल टू आर का डिमेंशन है इज इक्वल इनटू एफ के डिमेंशन अलग अलग। अब बेटा याद रखना है कि हमारे पास फोर्स जो थी वो बराबर है हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो हमारे पास है m a। तो m के लिए हमारे पास डिमेंशन क्या था, कैपिटल, और एक्सेलरेशन के लिए क्या था हमारे पास l/t स्क्वायर। तो यहाँ पे r के लिए हमारे पास डिमेंशन है क्या बनती है, l बनती है। तो क्या आएगा हमारे पास l ml डिमेंशन m l स्क्वायर t माइनस स्क्वायर, ये हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे, डिमेंशंस आ जाते हैं। क्या आते हैं इसके डिमेंशन, डिमेंशंस आ गए। अब बेटा हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास इसकी जो मैग्नीट्यूडिंग होती है, हम उसकी मैग्नीट्यूड जो फाइंड करते हैं, या डायरेक्टली डिमेंशंस की अगर बात करें कि हमारे पास डिमेंशन अगर कैलकुलेट नहीं करने, हम डायरेक्टली कहते हैं कि हमारे पास जो टार्क के डिमेंशन है वो ml t इनवर्स के बराबर होते हैं, ml t इनवर्स के बराबर ml स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे देखना है कि हमारे पास टार्क जो है रिजिड बॉडी के ऊपर कैसे आता है, टार्क ऑन रिजिड बॉडी, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, उसका अगर हमने टार्क फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से हम उसको लिखते हैं। तो बेटा हमारे पास रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर हमारे पास कोई पार्टिकल है p फ्रॉम ओरिजिन o,
उसका p पार्टिकल से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम नाम दे देते हैं पोजीशन वेक्टर r के साथ। अगर इसके ऊपर हमारे पास कोई फोर्स अप्लाई करती है, क्या अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाई करती है, तो वो अपने हॉरिजॉन्टल के साथ एक क्या बनाता है, एंगल बनाता है, थीटा बनाता है। अब इसके अंदर हमने टर्निंग देखनी है। अब टर्निंग है हमारे पास वो दो तरीके से होती है। पहला मेथड हमारे पास है मेथड 1, मैग्नीट्यूड जो हम फाइंड कर लें। मेथड नंबर 1 है, कैसे हम रिजॉल्व करते हैं फोर्स को। इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। अब कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते हैं, एक हमारे पास है ये कंपोनेंट और दूसरा हमारे पास कंपोनेंट है उसका ये कंपोनेंट है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है fx कंपोनेंट और ये हमारे पास है उसका fy कंपोनेंट। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारे पास fx कंपोनेंट है वो क्या है, fx इज इक्वल टू f cos थीटा, किसके बराबर है, f cos थीटा के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के जो तरीका था f cos थीटा व्हिच x इन द डायरेक्शन ऑफ r, x in the direction of position vector r, ये भी उसी एक्सिस के अंदर है, ये भी इस एक्सिस के अंदर है। तो देन हमारे पास इसके अंदर हमारे पास किसी किस्म की कोई टर्निंग नहीं होगी। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नो टर्निंग, कोई टर्न नहीं होगा, हमारे पास टॉर्क पैदा नहीं होगा। तो इस कंपोनेंट के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टॉर्क है वो क्या होगा, जीरो होगा। फिर हमारे पास दूसरा है जिसको हम कह देते हैं कि हमारे पास Fy है, वो हमारे पास बराबर है F sin थीटा। x जो है वो क्या कर रहा है, which x in the direction perpendicular to r, x परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर r के ऊपर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखना है हमारे पास इस r के ऊपर ये वाला कंपोनेंट जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर आएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, टर्निंग आएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू r इनटू f sin थीटा। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में, कंप्लीट फॉर्म में लिखें, हमारे पास क्या आता है, r f sin थीटा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1r। अब बेटा हमारे पास दूसरा मेथड था, मेथड 2 है, रिजॉल्व करना है r को। मेथड 2 है, यहाँ पे रिजॉल्व किया था फोर्स को इनटू एक्स कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिजॉल्व द पोजीशन वेक्टर r इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास जो रिजिड बॉडी है वो कैसे आती है, ये हमारे पास कोई पॉइंट P और यहाँ पे हमारे पास उसका क्या था, ओरिजिन। इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस था उसको हमने नाम दिया। इसके ऊपर हमारे पास क्या एक्ट हो रही थी, फोर्स एक्ट कर रही है और यहाँ पे वो क्या बना रहा है, एंगल थीटा f। अब यहाँ पे देखना है कि हमने क्या बात की थी, यहाँ पे फोर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, यहाँ पे किसको, पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर, यहाँ पे फोर्स को इनटू इट्स कंपोनेंट्स और यहाँ पे हमारे पास किसको कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर को। अब पोजीशन वेक्टर कैसे होगा, अब यहाँ पे देखना है कि एक कंपोनेंट हमारे पास आएगा उसका ये वाला और दूसरा हमारे पास है ये कंपोनेंट।
ये हमारे पास आएगा आर एक्स कंपोनेंट और ये हमारे पास उसका आर वाई कंपोनेंट है। अब यहाँ पे ये देख लिए कि हमारे पास आर एक्स जो है, आर एक्स कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, विच एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ एफ। ये एफ की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन भी ये वाली है। हम लिख सकते हैं कि आर एक्स इज इक्वल टू आर cos थीटा, एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नो टर्निंग, किसी किस्म की टर्निंग नहीं होगी। जब टर्निंग नहीं होगी तो हमारे पास टॉर्क जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। फिर हमारे पास दूसरा कंपोनेंट है आर वाई, जो कि पोजीशन एफ के क्या है, फोर्स एफ के परपेंडिकुलर, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर पोजीशन आ रही है। तो क्या लिखेंगे हमारे पास, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एफ, परपेंडिकुलर टू एफ होगा। इस एफ के क्या है वो आर वाई परपेंडिकुलर। देन मैग्नीट्यूड क्या आएगी हमारे पास, टा इनटू आर साइन थीटा इनटू एफ। तो क्या बनेगा हमारे पास आर एफ साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। भाई इक्वेशन 1 एंड 2 कंपैरिजन फॉर्म में देखें तो हमने हमारे पास दोनों मेथड्स के अंदर, मेथड 1 और मेथड 2 के अंदर देखें कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आर एफ साइन थीटा, और हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ रहा है आर एफ साइन थीटा। तो ये हमारे पास उसके क्या है, हमारे पास मैग्नीट्यूड फाइंड होगी। अब बेटा अगर हम इसके अंदर स्पेशल केसेस देखें कि स्पेशल केस क्या होगा, अब स्पेशल केस क्या होंगे कि हमारे पास अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो कहां से पास कर रही हो, ओरिजिन से पास कर रही हो। स्पेशल केसेस हैं, पहला केस है इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स pass through origin, then r is equal to 0, then हमारे पास क्या आएगा, टा is equal to r f sin थीटा 0 f sin थीटा। तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट 0 आ गया। अगर वो कह दें हमारे पास इफ एंगल बिटवीन position vector r and force is 0 degree or 180 degree, then torque will be 0। फिर भी टॉर्क्स क्या होते हैं हमारे पास, 0। कैसे, टा इज इक्वल टू आर एफ साइन 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है, आर एफ साइन 0 डिग्री, आर एफ साइन थीटा हमारे पास कितना है, वो 0 के बराबर। सेम लाइक दैट हमारे पास है टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, थीटा हमारे पास कितना है 180 डिग्री, और 180 डिग्री भी हमारे पास का कितना होता है साइन, वो भी 0 होता है। तो हमारे पास टॉर्क दोनों कंडीशन में 0 आए। अगर हमारे पास टॉर्क थीटा जो है, इफ थीटा इज 90 डिग्री बिटवीन R एंड F, F और R के दरमियान अगर थीटा 90 डिग्री आ जाए, फिर हमारे पास क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आर एफ साइन 90 डिग्री, और साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो हम हमारे पास ये आ जाएगा किसके बराबर, आर एफ, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क है। अगर हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर r या फोर्स में से किसी एक ही डायरेक्शन को चेंज कर दें, f या r की एक डायरेक्शन को चेंज कर दें, तो हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर r और f दोनों की डायरेक्शन को चेंज कर दें
फिर हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। मतलब कि अगर हम क्या कर रहे थे, पहली कंडीशन है कि अगर हमारे पास r को रिप्रेजेंट कर दूं माइनस आर के बराबर और f हमारे पास है किस चीज के, f के ही बराबर है, तो हमारे पास जो टॉर्क है वो क्या आएगा, माइनस आर क्रॉस f, तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा माइनस आर एफ साइन थीटा, नेगेटिव साइन शो दैट डायरेक्शन विल बी चेंज, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। अगर हम दोनों को चेंज कर देते, रिवर्स कर देते हैं, तो हमारे पास डायरेक्शन जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ये डायरेक्शन हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है। तो बेटा ये था हमारे पास। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ टॉर्क क्या होती है। टाइप्स ऑफ टॉर्क हमारे पास दो किस्म की होती है, एक पॉजिटिव टॉर्क होता है और एक नेगेटिव टॉर्क होता है। तो पॉजिटिव टॉर्क कब लेते हैं, एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क जो है वो इज टेकन एज पॉजिटिव, उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। फिर हमारे पास है नेगेटिव टॉर्क। नेगेटिव टॉर्क क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये हमारे पास दो टाइप्स होती हैं हमारे पास किस चीज की, टार्क्स की, कि हमारे पास टार्क कितनी किस्म के होते हैं। तो बेटा आज हमने पढ़ा कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ क्या था, फिर हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है या टॉर्क क्या है। अब ब्रीफली डिस्कस किया हमने इस टॉपिक को, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।